जी, तो भाई बात समझ आई। कॉन्ट्रैक्ट लीज कब है? जब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास करे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास करने के लिए जरूरी क्या है? उसकी आइडेंटिफिकेशन हो, एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट हो, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और दूसरा, लेसर के पास राइट टू सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट टू सब्स्टिट्यूट कब एग्जिस्ट करता है? जब प्रैक्टिकल एबिलिटी हो उसको सब्स्टिट्यूट करने की और लेसर को उससे फायदा होता नजर आ रहा हो, तो ये फिर राइट टू सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर राइट है तो फिर स्टैंडर्ड कहता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो नहीं है ना, फिर ये है वो है, पता नहीं कौन सा एसेट है। तुम रोज जाके बदली खड़े हो तो एसेट कौन सा है? आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। नहीं आइडेंटिफाई हो रहा तो ये लीज नहीं है, फिर को और इसका एग्रीमेंट कर लो और जो मर्जी अकाउंटिंग किसी और स्टैंडर्ड में करनी है करो, या फ्रेमवर्क को देख लो, मेरी तरफ ना लाओ इसको। फिर ना ये लेसी है ना तुम लेसर हो, फिर ये कस्टमर है और तुम सप्लायर हो। तो मेरी नजर में फिर ये कस्टमर है और तुम सप्लायर हो। लेसी लेसर का रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करने के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का पास होना जरूरी है। ये बात समझ आई? अच्छा, एक तो हो गया आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो है जी वो कहलाता है कंट्रोल टेस्ट। क्या है जी? ये शुगर का टेस्ट। पहला ब्लड प्रेशर का था, अब ये शुगर का टेस्ट। ठीक है, कंट्रोल टेस्ट का मतलब क्या है? मतलब कि लेसर ही है, सॉरी लेसी ही है जो इस एसिड से सारे फायदे उठाएगा। बड़ी सादा सी डेफिनेशन है कंट्रोल की। ये लेसी ही वो बंदा है जो इस, यानी कि मार्कर अब इसको दे दी, गाड़ी इसको दे दी मैंने लीज पर, तो अब यही है वो बंदा जो इस गाड़ी के सारे फायदे उठाएगा ओवर द लीज टर्म। ठीक है, और ये उस्मान भाई को गाड़ी में बैठने से रोकने की ताकत भी यही रखता है। यानी कि जो इस चीज से रिलेटेड रिवॉर्ड्स हैं या रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, सारे यही एंजॉय करेगा, रिस्क भी इसी के, रिवॉर्ड्स भी इसी के, और दूसरों को इससे फायदा बेनिफिट लेने से रोकने की ताकत भी इसके पास आ जाए, तो ये क्या कहलाता है? कंट्रोल टेस्ट पास हो गया। यानी एसेट इसके कंट्रोल में है, कंट्रोल में है तो फिर ये लीज। ठीक है, तो लेसी हैज कंट्रोल टेस्ट कब होगा? जब दो चीजें हों। नंबर वन, लेसी हैज right to obtain substantially all benefits, substantially all the benefits। और दूसरी चीज, लेसी हैज राइट टू डायरेक्ट द यूज, लेसी हैज राइट टू डायरेक्ट द यूज। मतलब अब मैं कहूं ये गाड़ी ले जाओ, ठीक है, बस पहला गियर इस स्पीड पर, दूसरा इस पर, ठीक है, फलां रोड पर इस स्पीड पर, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक उस रोड पे नहीं जा सकते, उतने बजे से इतने बजे तक इस रोड पे नहीं जा सकते, तो ये कहेगा पायन लीज पे दे रहे हैं एसिड, तो मेरे पास कोई डायरेक्शन, तो मैं डायरेक्ट टू, क्या है, क्या लिखा है मैंने? राइट टू डायरेक्ट द यूज। क्या मतलब? ये मेरे पास ये राइट होना चाहिए, ये कह रहा है मेरे पास ये राइट होना चाहिए कि मैं इसके यूज की डायरेक्शंस दे सकूं कि मेरा ये एसिड है, मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं आगे एग्जांपल्स पढ़ाता हूं। शिप है, ठीक है, बड़ा जहाज, बहरी जहाज है, ठीक है, वो बहरी जहाज जो है वो मैंने इसको लीज पे दे दिया। अब इस बहरी जहाज के ऊपर क्या चीज सामान लाद के ले जाना है, कहाँ किस मुल्क में जाना है, और वहां पर जो इसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने क्या काम करना है, किसने क्या करना है, किसने नहीं करना। अब ये अगर इसके पास है तो फिर राइट टू डायरेक्ट द यूज इसके पास है ना, वरना तो सारा कुछ अगर मैं ही कर रहा हूं तो फिर ये तो डायरेक्शन का, तो फिर इसके पास कंट्रोल तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स करते हैं कि कब जो है वो कंट्रोल है कब नहीं है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो फिलहाल तो ये एक मेन बात हमने कर ली। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लीज है या नहीं है, इसका डिसीजन होगा इन दो टेस्ट की बुनियाद पे। नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। जो एसेट लीज पर दिया जा रहा है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली। दूसरा, लेसर के पास सब्स्टिट्यूशन का राइट नहीं होना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ाता हूं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन राइट इज सेड टू एग्जिस्ट इफ प्रैक्टिकल एबिलिटी हो उसकी और लेसर के पास बेनिफिट है। दूसरा टेस्ट है कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट
कब है? जब लेसी के पास राइट है टू ऑब्टेन ऑल बेनिफिट्स और लेसी के पास राइट है टू डायरेक्ट द यूज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे पूरी इसके ऊपर डिस्कशन हमने अलग से करनी है कि ये राइट टू डायरेक्ट द यूज कब एग्जिस्ट करेगा। यही तो बारीकियां देखेंगे तो फिर आगे सवाल हमसे हो सकते हैं। ठीक है, सही है। इसकी पिक्चर ले लें प्लीज। जल्दी करें, 7-8 मिनट में फिर IS 41 शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो शुरू कर लेना। वैसे मैंने आधे घंटे का ही कहा था, लेकिन अब आधा घंटा ही रह गया। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है ना जी, वो ये पढ़ाया है सिर्फ कि ये पेज नंबर 63 पे अगर आप तशरीफ लाएं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग वेदर एंटिटी हैज अ लीज। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना है? एट द इंसेप्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट पे, एन एंटिटी शैल असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज। अ कॉन्ट्रैक्ट इज और ये और कंटेन साथ साथ ना मिक्स करता है, इसको काटो जरा, सीधे सीधा पढ़े। अब यूं पढ़ेंगे हम, at inception of a contract, entity shall assess whether a contract is a lease. A contract is a lease if contract conveys right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. तो ये तो इतनी सी बात थी, right to control the use और identified asset। तो ये identification test और ये control test। ठीक है जी। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इज द एसेट आइडेंटिफाइड, ये कैसे पता लगेगा? एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। अ कॉन्ट्रैक्ट माइट नेम अ स्पेसिफिक एसेट और अ स्पेसिफिक एसेट कुड सिंपली बी इंप्लाइड थ्रू इट बीइंग मेड अवेलेबल टू लेसी। जैसे मैंने भी कहा था, जाओ मार्केट उठाओ, पढ़ाई हुई है। ठीक है, और एसेट इज नॉट कंसिडर्ड एज आइडेंटिफाइड इफ सप्लायर हैज सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्सटेंटिव में यही वाला पढ़ रहा था, फिर मैंने कहा सब्सटेंटिव को हटाओ, पहले याद तो करा लो। राइट टू सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अ सप्लायर यानी लेसर राइट टू सब्स्टिट्यूट इज कंसिडर्ड सब्सटेंटिव इफ सप्लायर हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जांपल, एसिड विद स्पेशलाइज्ड नेचर कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, एंड वुड बेनिफिट, कौन बेनिफिट? सप्लायर। सप्लायर हैज राइट टू सब्स्टिट्यूट इफ सप्लायर has practical ability to substitute and supplier would benefit economically. If the right to supplier is considered to be substantive, the asset is not identified and thus there is no lease. आगे नोट है, if it is difficult to determine that right is substantive or not, we must assume that substantive right is। अगर ना समझ आ रही हो कि right to substitute substantive है या नहीं है, तो हमने फिर क्या assumption ले लेनी है कि ये substantive नहीं है। ठीक है ना, अगर समझ ना आ रही तो प्रैक्टिकली ये स्टैंडर्ड ने ये कहा हुआ। अगली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस बात के ऊपर ये अगला सफा मैंने आपको भी पढ़ाना है। ठीक है, फिर छुट्टी। हाँ, ये देखते हैं, इसको कल भी कर सकते हैं। डज द लेसी हैव राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट? इसमें कहता है राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट्स। ये मैंने यहीं से देख के लिखा था। ठीक है, एंड द राइट टू डायरेक्ट द यूज। अब ये राइट टू डायरेक्ट द यूज है ना, ये असल में मसला है कि राइट टू डायरेक्ट द यूज कब लेसी के पास है। राइट टू डायरेक्ट द यूज कब लेसी के पास है, ये थोड़ा सा मसला है। ठीक है, अब अच्छा एक बात है, कल कौन कौन स्पोर्ट्स डे पे आ रहा है वैसे आप में से? ठीक है, अच्छा, यानी बाकी तो सब घर पे ही होंगे ना। तो वो जो मैंने पार्ट 22C अपलोड करना था ना, आज कौन सा पार्ट है? आज लेक्चर 24 है ना। असगर को बुलाएं जरा, तो स्पोर्ट्स डे पे नहीं आओगे तो मैं भी देख लूंगा तुम लोगों को। फिर मेरे ख्याल में IS 40 को पूरा करने शुरू करने की बजाय उसको एंड पे शुरू करेंगे, सही, लेकिन मैं ये सब्सटेंटिव राइट वाला कर दूं पूरा, ताकि आप जो वो 24 पार्ट B आज मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर आपको मिलेगा क्या? आज लेक्चर 24 ये है तो लास्ट टाइम का लेक्चर है जिसको मैंने अवेलेबल करना है। इसमें आपको मिलेगा क्या? इसमें आपको
IFRS 16 के MCQs के साथ साथ IS 38 का एक सवाल मिलेगा फ्री, बिल्कुल फ्री, बम्पर ऑफर। IS 38 का एक पास पेपर, आई थिंक एप्पल के नाम से, एप्पल लिमिटेड। उसमें गुडविल है, एक्विजिशन है बेसिकली ना, बिजनेस खरीदा है तो गुडविल है। वो गुडविल मैंने ऐसे नहीं निकलवाई, वो भी इसी तरह से ही था, इसी टाइम में ही करवाया हुआ है बच्चों को, ठीक है, जिस टाइम में ये 20 से 30 के दरमियान ही करवाया हुआ है लास्ट टाइम भी। और चूंकि कंसोलिडेशन नहीं पड़ी हुई तो गुडविल जिस तरह से हम कंसोलिडेशन में निकालेंगे, असल तरीका जो है वो तरीका नहीं है, यहाँ पे उसका जुगाड़ लगा के निकाली हुई है। बस समझाया ऐसे, बच्चों ने भी समझ लिया और ठीक है, सवाल वो पूरा हो गया था नोट का, ठीक है। तो ये तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट का होगा टोटल, शायद किसी ने देखा हो, तकरीबन 1.5 घंटे का है, जिसमें 45 मिनट्स के MCQs हैं और तकरीबन 40 मिनट्स के, और उसके बाद एक सवाल है 1 घंटे में, ये हो जाएगा, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट, मेरा ये मशवरा है कि अच्छी अप्रोच तो ये है कि आप IFRS 16 के MCQs में ये कर लेता हूँ ना बात, ठीक है, वो आप एक बार ट्राई करें, क्विकली करें, ठीक है। हर MCQ 1 मिनट में होता जाए, ये टारगेट हो आपका। मेरे ख्याल में कोई 22-24 MCQs होंगे, देखो जाके जरा, ठीक है। तो वो MCQs आपने करने हैं पहले, फिर आपने डबल स्पीड में लगा के इसको सुन लेना है, बेशक 2x पे सुन लें, कोई मसला नहीं, तसल्ली होगी। कोई समझ ना आए तो उसको निशान लगा देना, और जब वहां पे पहुंचे तो आराम से उसको रोक कर स्लो करके फिर वो भी देख लेना, ठीक है, कि आपने कैसे सोचा और हमने कैसे सोचा यहाँ पे। उसके बाद फिर IS 38 का जो पास पेपर है, एप्पल वाला ही है सवाल का नाम, ठीक है, उसमें गुडविल भी है, वो सवाल आप यहीं से ही डायरेक्ट देख लेना, ठीक है, उसको आप डायरेक्ट बेशक ना करना, या एक बार पढ़ के फिर यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों का पार्ट B होगा। असगर को बुला लें, ये अभी जो है ना उनको याद कराना है, ओके। अच्छा जी, इसमें मैंने जो उसको मैंने पार्ट C बनाया था उस दिन 22 का, लेकिन वो इत्तफाकन आपको पहुंचा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो बचत हो गई आपकी। उसमें बस एक मसला आना था, IFRS 16 के 2 या 3 MCQs आपसे नहीं हो सकने थे, जिसके अंदर ये आइडेंटिफिकेशन वाला मामला था, ठीक है। चलें, खैर मुझे तो लगता है कि अब इसी के ऊपर ही हम जोर लगाएं, इसको ख़त्म करें। लें जी, लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज़ कब होगा, इसके लिए आप अगले सफ़े पर तशरीफ़ लाएं, आपको एक सफ़ा मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आपको अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा, किसी को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, कोई बोर हो रहा है, लेकिन अभी जब मैं पास पेपर्स पे और MCQs पे मूव करूंगा ना, तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, बल्कि खुली की खुली रह जाएंगी, ठीक है। अभी गेम बुलंद हो जाएगी फिर, पता है मुझे। IS 40 का नाम तो आज लिख ही लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अर्ज क्या है जी, अर्ज क्या है यहाँ पर कि एसिड आइडेंटिफाइड कब है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जल्दी आना, ठीक है। एसिड आइडेंटिफाइड कब है, जब एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन हो, और एसिड आइडेंटिफाइड नहीं होगा अगर सप्लायर के पास राइट सब्स्टिट्यूशन राइट हो, ठीक है जी। अब वो सब्सटेंटिव होना जरूरी है, ठीक है, असगर नहीं है भाई, हाँ तो बस उसी को भेजना है। आप किस लिए आए थे, वैसे आए थे, अच्छा चलो फिर आप रहने दो, वो कह देंगे मैसेज करके, ठीक है, आप रिलैक्स रहो। अच्छा, ये पहली बात आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। दूसरा क्या है जी, कंट्रोल टेस्ट के अंदर 2 चीजें हैं। पहली चीज के राइट है लेसी के पास कि वो सब्सटेंशियली सारे बेनिफिट्स ले इस एसिड से, और राइट है लेसी के पास कि वो उसके यूज की डायरेक्शंस भी दे। अब ये असल लड़ाई है, इस लड़ाई के ऊपर ये सारी आगे डिस्कशन चल रही है कि राइट टू डायरेक्ट द यूज कब होगा। अब बड़े ध्यान से इसको सुनना है, 1 by 1, ठीक है। पहले एग्जांपल पढ़नी है आपने, ठीक है, यहीं से पढ़नी है, और कंक्लूजन को आपने नहीं देखना, ठीक है। अभी ना देखें ना, मैं कह रहा हूं ना देखें तो ना देखें, 1 by 1 करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर देखो, आपके सामने एक एग्जांपल है। कस्टमर है हमारे पास, ये भाईजान, ठीक है, क्या नाम है आपका, उमर कस्टमर है हमारा। कस्टमर ने ऑब्टेन किया एक प्लांट ऑन लीज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास है। ये देखो, ये बार बार देखना, लड़ाई अभी लड़ाई ये इस पॉइंट पर आके रुक गई है, यहां से लड़ाई निकल चुकी है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन हो और लेसर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट ना हो। भाई अगर मुझे मिलना है तो प्लीज जोर के बाद, अभी तो कोई सांस नहीं है, ठीक है, बैठना है तो बैठ जाए, ठीक है। अच्छा जी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट
एसेट एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाइड है और लेसर के पास राइट टू सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्सटेंटिव नहीं है राइट टू सब्स्टिट्यूट। फिर कंट्रोल टेस्ट, राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट लेसी के पास है और लेसी के पास है राइट टू डायरेक्ट द यूज। अब ये राइट टू डायरेक्ट द यूज असल लड़ाई है, यहीं पे तो गड़बड़ होती है, बड़े ध्यान से पढ़ने वाला है। ये राइट टू डायरेक्ट द यूज कब लेसी के पास है? तो कहता है जी, पहले एग्जांपल पढ़ रहे हैं, पहले एग्जांपल जी। तो उमर भाई हैज ऑब्टेन्ड अ प्लांट ऑन लीज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास, कंट्रोल टेस्ट में फायदा यही लेगा। अब अगली बात, कस्टमर हैज फॉलोइंग राइट्स, व्हाट प्रोडक्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड, इसकी मर्जी है, कस्टमर की, उमर की मर्जी है। व्हेन मैन्युफैक्चर्ड, कब चलाएगा, इसकी मर्जी है। टू हुम कस्टमर विल सेल द प्रोडक्ट, चीजें बना के किसको बेचनी है, ये इसकी मर्जी है। अब मुझे बताएं, क्या इस प्लांट को यूज करने का हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज, स्टैंडर्ड अल्फाज का इस्तेमाल करता है, हाउ एंड फॉर, नहीं लिखो ना, लिखो, लिखा हुआ है इधर देखो, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज is not predetermined by lesser, is not predetermined by, यानी कि कैसे इस्तेमाल करने और हाउ और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करने, ये मैंने प्री डिटरमिन नहीं किया। अगर ये हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर नहीं है, रुक जाओ मैं बताता हूं भाई, इधर रुक जाओ, प्री डिटरमिन्ड नहीं है तो इसका मतलब राइट टू कंट्रोल द यूज किसका है, उमर का। तो फिर ये लीज क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एक लीज है। ठीक है, अब कहानी यूं पढ़नी है आपने, ये तो देखो एक सवाल सिचुएशन बनेगी, उसके अंदर वो यूं कहेगा कि एसेट जो है वो हमने, जैसे यही बात है प्लांट, ठीक है, प्लांट क्या है, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड चुप है तो बस वही मसला उसमें नहीं है, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास है, ये प्लांट है, ठीक है, कोई राइट टू सब्स्टिट्यूट का जिक्र नहीं है तो नहीं है, खुद से नहीं कहना राइट टू सब्स्टिट्यूट हो सकता है जी, हो, यहीं को लिखा हुआ है सवाल के अंदर, इसमें तो नहीं लिखा हुआ ना, ठीक है, राइट टू सब्स्टिट्यूट लेसर का, ये इसका सप्लायर का नहीं है, ठीक है, राइट टू सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैज बीन पास्ड। अब कंट्रोल टेस्ट की बारी आई तो राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स, वो उसी को ही नजर आ रहे हैं, और राइट टू डायरेक्ट द यूज कब एस्टैब्लिश हो जाएगा, जब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस मैंने डिटरमिन नहीं करके एसेट दिया, तो मतलब फिर राइट टू डायरेक्ट द यूज इसी का है ना, इसके पास ही सारे राइट्स हैं, जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, जब मर्जी इस्तेमाल करे, जहां मर्जी चीजों को बेचे, तो इसका मतलब कि राइट टू डायरेक्ट द यूज किसके पास है, लेसी, ये कस्टमर के पास है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, ये लीज है। ठीक है, थोड़ा समझ आना शुरू हुआ भाई। वो जो मैंने पार्ट सी नहीं बनाया था उसको जरा दोबारा जाके चेंज करवाएं, उसके नीचे वो जो फुटर है ना, वैसे तो पिछले वाला लेक्चर ही लिखा होगा, मुझे उससे मसला नहीं, वो लिखा रहे जो मर्जी है, पता है बच्चों को भी, लेकिन लेक्चर नंबर 24 का पार्ट बी, उसके ऊपर हेडिंग बना के और उसको अभी अपलोड करा के यूट्यूब पे, पोर्टल पे भी, और इनके लिंक्स भी इनको भिजवा देंगे ग्रुप्स में, ठीक है ना। ये छुट्टी करेंगे तो फिर मैं भी इनका इलाज करूंगा, छुट्टी वालों को तो डबल काम पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। अगली बात, अभी भी वही बात चल रही है, राइट टू ये क्या था, राइट टू डायरेक्ट द यूज कब है, पहली स्टैंडर्ड ने पहली बात बताई, अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय मी, देन Umar has right to direct the use, and if Umar has right to direct the use, then this control test is passed, then this is a lease। ठीक है, अच्छा, ये डिस्कशन किस पर हो रही है इस वक्त, ये डिस्कशन इस पे हो रही है, ठीक है ना, इसका मतलब ऊपर वाली सारी बातें पास हैं, अब इसके ऊपर लड़ाई चल रही है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हुआ, कंट्रोल टेस्ट के अंदर भी राइट टू ऑब्टेन बेनिफिट इसी के पास है, अब लड़ाई किस पे चल रही है, राइट टू डायरेक्ट द यूज कब होगा, जब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर, जब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस ना हो प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर, तो इसका मतलब राइट टू डायरेक्ट द यूज लेसी के पास है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक लीज हो गई। ऊपर वाला टेस्ट पास है, सिर्फ इसकी लड़ाई चल रही है। ओके, सेकंड एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ें इसीलिए। कस्टमर, अब जनाब हमारा कस्टमर जो है वो क्या नाम है हजरत आपका, हाँ दानियाल भाई आए हमारे पास, ठीक है, इनको हमने एक शिप लीज पर दे दी, ठीक है। तो कस्टमर यानी दानियाल भाई के पास फॉलोइंग राइट्स हैं, which products ship will deliver is mentioned in the contract by supplier। भाई मेरी शिप है, मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई ऐसी चीज जो
शरीयत के अंदर ममानियत वाली हो वो इसके ऊपर डिलीवर हो। वैसे तो ये भी शरीफ आदमी है, लेकिन बहरहाल किसी और ऐसे बंदे के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है मैंने, किसी और बंदे को भी वही शिप इसी तरह के जाते ही हैं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है कि ये शिप जो है ये कौन सी प्रोडक्ट शिप डिलीवर करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है मैंने। दूसरी चीज, किस मुल्क में ये लेकर जा सकती है चीजें, इन विच कंट्री इट विल गो, ये भी मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट में। एंड रूट इज ऑल्सो मेंशन्ड, और रूट भी मेंशन्ड है। ठीक है जी, अब मुझे बताएं, आगे ना पढ़ें, सिर्फ यहीं पे बैठ कर आप अपनी राय दें। क्या मैंने ये सब पाबंदियां लगाकर राइट टू डायरेक्ट द यूज छीन नहीं लिया उस्मान, अपने क्या नाम था भाई का, दानियाल भाई से? राइट टू डायरेक्ट द यूज छीन नहीं लिया मैंने दानियाल भाई से? अगली लाइन पढ़ के तो नहीं नो बोल रहे, मैंने कहा यहां तक बस पढ़ो और बताओ ये दो चीजें, कौन सी प्रोडक्ट मेरे शिप पर जा सकती है। किराए पे दिया, लीज पे दिया ना, वापस आ जाएगा शिप। ठीक है, शिप की तो 50 साल लेट से जिंदगी है, तो उसको 5 साल के लिए मैंने लीज पे दे दिया होगा। ठीक है, मेरी ऑपरेटिंग लीज है जो भी हो, तो बाद लीज तो बाद में बनेगी, पहले ये डिसाइड करें लीज है कि नहीं। तो मुझे बताओ, जो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखवाया कि फलां फलां प्रोडक्ट सिर्फ इस जहाज पर जा सकती है और फलां मुल्क में जाएगी और फलां रास्ते से जाओगे, क्या ये दो बातें लिखने से मैंने राइट टू डायरेक्ट द यूज इससे छीन नहीं लिया? ऐसी कोई बात नहीं है। डायरेक्शन तो यूज करने की है, वो बेशक उसी तरह से करे, कौन से बंदे रखने हैं, किस वक्त चलना है, किस वक्त रुकना है, और किस वक्त सोना है, किस वक्त खाना है, स्टाफ कैसे काम करेगा शिप पे ऊपर, किस वक्त आपने निकलना है, किस वक्त आपने किसी मुल्क में पहुंचना है, ऐसी तो कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई मैंने। तो मेरे भैया मेरा जहाज है यार, मैंने उसकी हिफाजत करनी है। अब यूक्रेन वाली साइड से मैं कहूँ कि गुजर के जाए हैं जी, तो वहाँ से अगर वॉर चल रही है तो वो उस समुंदर से गुजारेगा तो मेरे जहाज के तबाह होने का खतरा नहीं है। तो मैं ऐसे कहूँगा, चाहे यूक्रेन वाला रास्ता जो है वो समुंदर जो उसके करीब से गुजरता है वो शॉर्ट भी पड़ता है, तो तुमने उधर से नहीं जाना, तुमने चाइना से होके जाना है। ठीक है, उसे तो समुंदर ही कोई नहीं। ठीक है, अच्छा, तो बहरहाल मैंने रूट स्पेसिफाई कर दिया, मैंने गुड स्पेसिफाई कर दी, उसके अलावा सारा कुछ इसी के हवाले है। तो स्टैंडर्ड कहता है हाँ, राइट टू डायरेक्ट द यूज अभी भी कस्टमर के ही पास है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजों में आप टांग नहीं अड़ा रहे। मैंने नहीं कहा हुआ नहीं जी कैप्टन तो फलां होगा और वाइस कैप्टन तो फलां होगा, विकेट कीपर फलां होगा हमारे जहाज के ऊपर, और ओपनर ये होगा। नहीं, टांगे नहीं अड़ा रहे हम। ठीक है, बस ठीक है यार, इस रास्ते से जाना है, इस मुल्क में जाना है, बाकी मुल्क हमें नहीं पसंद, जो उनमें नहीं जाना आपने। ठीक है, इस मुल्क में जा सकता है ये जहाज, वहां पे पाबंदी है, वहां पे बड़े मसले होते हैं, वहां पे नुकसान पहुंच सकते हैं। इस रास्ते से जाना है, इस मुल्क में जाना है, और ये चीज लेके जा सकते हैं, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है हाउ एवर राइट टू ऑपरेट इज विद कस्टमर, हाउ एवर राइट टू ऑपरेट इज विद कस्टमर। ऑपरेट तो यही करेगा ना, कैसे चलाना है, कब चलाना है। द हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ स्टाफ टू, फायरिंग वो वाली नहीं, हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ स्टाफ टू ऑपरेट द शिप इज इन कस्टमर्स हैंड, एंड टाइमिंग टू मूव इज ऑल्सो इन कस्टमर्स हैंड, सो कस्टमर इज डायरेक्टिंग द यूज बाय ऑपरेटिंग इट। तो ये भी क्या है, अब स्टैंडर्ड, ये तो एग्जांपल आपको समझाई गई ना, स्टैंडर्ड ने इसके बारे में कैसे लिखा, कहता है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, बट कस्टमर हैज राइट टू ऑपरेट भी अगर है ना, कस्टमर के पास अगर राइट टू ऑपरेट भी है, हाउ एंड फॉर, पहले में क्या था, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस मैंने प्री डिटरमिन नहीं किया, फिर तो ये क्या है, राइट टू डायरेक्ट द यूज इसी का ही है। दाने वाले केस में मैंने हाउ, कहां से जाना है, किस मुल्क में जाना है, फॉर व्हाट पर्पस, क्या चीज लेके जानी है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस मैंने प्री डिटरमिन कर तो दिया है, लेकिन राइट टू ऑपरेट इज स्टिल विद कस्टमर। स्टैंडर्ड कहता है ये भी लीज है। ठीक है, ये क्या है, ये भी लीज है। ठीक है, आगे चलें, बोलो नेक्स्ट, लास्ट इज उस्मान भाई आ गए। ठीक है, उस्मान भाई आ चुके हैं जी, और कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड सप्लायर टू बिल्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर हिम। मैंने कहा जी मुझे ना एक ऐसी कार बना दें जिसकी टैंक की तरह की शक्ल हो, सो दैट ही कैन, अच्छा सॉरी, उसने कहा है कि जी मुझे एक मशीन बना दें
जिसमें से मैंने जिससे मैं इलेक्ट्रिकल कार्स बनाऊंगा बतख की शक्ल वाली, ठीक है। नाउ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, ठीक है। कस्टमर ने क्या कहा है कि बिल्ड करके दो मुझे एक मशीन, ठीक है, जिससे मैं कारें बनाऊंगा। अब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो प्री डिटरमिन्ड है, क्या मतलब पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिकल कार्स बनेंगी, लेकिन मशीन डिजाइन ही किसकी रिक्वेस्ट पर की जा रही है, कस्टमर की, ठीक है। इट कैन ओनली बी यूज्ड इन एंटिटीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सो कस्टमर इज डायरेक्टिंग द यूज। इस केस में भी स्टैंडर्ड कहता है अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड बट कस्टमर हैज डिजाइंड द एसेट, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो हो गया ना डिटरमिन कि हम एक ऐसा एसेट बनाकर उसको देंगे जिससे सिर्फ इलेक्ट्रिकल कार्स बन सकती हैं। अब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो हमने प्री डिटरमिन कर दिया, लेकिन भाईजान ये तो है ही उसी की रिक्वेस्ट पर किया हुआ डिजाइन एसेट, तो फिर राइट टू डायरेक्ट द यूज इसी का ही बनाना। निशानियां बताई स्टैंडर्ड ने कि ऐसी सूरत के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, लीज ही कहेंगे, ठीक है। तो इसका इसकी जो है वो बात सिर्फ इतनी सी निकली कि राइट टू डायरेक्ट द यूज अगर प्री डिटरमिन्ड नहीं है फिर तो ये एक गुड साइन है लेसी के लिए। चलो छोड़ो इसको, बल्कि मैं एक और तरह से अब आपको ये लिखवा देता हूँ। इधर लिखते हैं एक छोटी सी समरी, फिर देखते हैं हम कहाँ पे पहुंचे, क्या पढ़ लिया हमने, क्या नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। इधर देखो जी, हाउ, ये पहली बात मैंने ये बताई ना आपको, यहां से हमने बात शुरू की। फिर उसके बाद लड़ाई चल पड़ी है कंट्रोल टेस्ट के अंदर, राइट टू डायरेक्ट द यूज के ऊपर सही लड़ाई लड़ी हमने आज, ठीक है। तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, अगर यूं मैं बोल रहा हूं, जरा और तरीके से लिख रहा हूं इसको, जो उधर उन्होंने अंग्रेजी लिखी हुई है, इज इन लेसी हैंड्स, अगर ये लेसी के हाथ में है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस अगर लेसी के हाथ में है तो फिर ये क्या है, ये एक लीज है, कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज। समझ आती है बात। दूसरा सिनेरियो, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज इन लेसर हैंड्स, इज इन हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज किसमें जी, लेसर के हाथों में है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है, तो ये किससे, मैं तो लीज ही नहीं कहने लगा इसको, सिर्फ इतना लिखा हो कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस जो है वो किसके हाथ में, मेरे हाथ में। अगली बात अगर ना हो, चुप है, तो मैं कहूंगा ये लीज ही नहीं। अब तीसरी बात जो अब आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये तो पहला तो पढ़ा था ना आपने, दरमियान वाली बात असल में नहीं थी, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है। तीसरी बात, हाउ एंड फॉर, हाउ एंड, नाम तो मैं जरूर लिखूंगा आज, चाहे पढ़ ना सकें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको पास पेपर दिखाता हूं। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज इन लेसर हैंड, ये हाउ एंड फॉर, क्यों लिखते हैं हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर, यानी कि हमने प्री डिटरमिन तो किया है बाय लेसर, लेकिन 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 बट नंबर वन, पहला क्या केस पढ़ के आयो, राइट, लेसी कैन ऑपरेट, लेकिन पहला क्या कह रहे हैं जी हम, लेसी, अच्छा। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस किसने डिटरमिन किया है जी, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर बट लेसी कैन ऑपरेट। और दूसरा केस क्या देखा था, एसेट इज डिजाइंड, एसेट इज डिजाइंड ऑन लेसी डिमांड, ऑन लेसीज डिमांड। तो चाहे हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस डिटरमिन लेसर ने भी किया है, अगर ये दो शराइत बीच में पाई जाएं, अगर ये दो बातें बीच में आ जाएं, तो फिर इसको भी हमने क्या कहा है, ये क्या है, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज, ठीक है। ये जरा ज्यादा बेहतर नहीं हो गया। अब पूरी कहानी आपके सामने है, ठीक है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, अगर
हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस अगर प्री डिटरमिन नहीं है फिर तो लड़ाई कोई नहीं, फिर तो ये क्या है, लीज है। यानी हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर ने प्री डिटरमिन नहीं किया, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर ने प्री डिटरमिन नहीं किया, तो ये हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस उमर के हाथ में है, तो इसका मतलब ये लीज है। और अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये लीज नहीं है। तीसरा सिनेरियो जो स्पेशल बनाया वो क्या है, अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर ने प्री डिटरमिन तो किया हुआ है लेकिन लेसी कैन ऑपरेट द एसेट और द एसेट इज डिजाइन्ड ऑन लेसीज डिमांड, तो इस सूरत के अंदर चाहे हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन भी था, लेसर के हाथ में भी था, लेकिन इन दो चीजों के आने की वजह से ये भी क्या बन जाएगी, लीज बन जाएगी। इसको नॉट अ लीज में नहीं डालना, ठीक है। लो जी ए कहानी जो सारी ते हुन मेरे ख्याल से थोड़ा जा IS 41 पढ़ लेते हैं। चलो फिर MCQ इसके करते हैं और एक दो सवाल इसके होमवर्क में साथ लेते हैं आप, ठीक है। मुझे पता है आपके ऊपर एक लेक्चर बोझ पड़ गया है, पहले आपने MCQ सारे करने हैं, मैं बीच में से एक MCQ मेरा दिल कर रहा है आपको करवाऊं, ठीक है। एक आधा तो मैंने पहले करवाया भी, 17वां था ना, 17वां था, 17 के साथ 18 खुद ही हो गया था, तो ऐसे ही काम तो किया हुआ भी है हमने। जी स्टूडेंट, हाँ हाँ, पॉसिबल मैन्युफैक्चर करोगे, वो कह सकता है कि जी आपने इससे सिर्फ चॉकलेट बनानी, टॉफियाँ ना बनाना, लेकिन ऑपरेट फिर भी उसी के पास होगा, वो फिर इधर फॉल कर जाएगा ना बेटा, इस कैटेगरी में। अच्छा जी, यहाँ से तो पढ़ लेते ज़रा, यहाँ से छोड़ कर गए थे ये, अब इसको पढ़ें ज़रा, ये अब सारी बात खत्म, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्या कहा जी हमने, आइडेंटिफाइड कब है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन हो और सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का राइट लेसर के पास ना हो, ये बात खत्म। दूसरा क्या है, दूसरा है कंट्रोल टेस्ट, लेसी के पास कंट्रोल टू जो है वो यूज द वो एसेट कब आता है, जब सब्सटेंशियली सारे बेनिफिट्स उसके पास आने हैं और राइट टू डायरेक्ट द यूज आए। अब राइट टू डायरेक्ट द यूज के अंदर ये डिस्कशन है कि लेसी हैज राइट टू डायरेक्ट द यूज इफ एन एसेट ऑफ एन एसेट इफ लेसी हैज राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट इज यूज्ड, या if how and for what purpose is already predetermined and lessee has right to operate the asset और lessee has designed the asset, ठीक है। तो फिर ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट द यूज लेसी के पास है। अब बीच वाली बात मैंने बीच में घुसाकर बता दी कि अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसी का है फिर तो ये लीज है, और अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर के पास ही है लेकिन ये दो शर्तें फिर भी लीज है, दरमियान वाली क्या है, अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर ने प्री डिटरमिन कर दिया है और ये दोनों बातें भी नहीं हैं, तो इसका मतलब फिर वो लीज नहीं है। ये इस तरह से मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड में ये बात खामोशी की वजह से यही समझी जाती है, पर हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब इससे पिछला सफा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, इससे अगला सफा देखें तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देखें, पीच कंपनी नीड्स टू ट्रांसपोर्ट इट्स गुड्स टू कस्टमर इन कराची यूजिंग रेल्स। The company enters into a contract with rail freight carrier for use of 10 rail cars for particular type for 5 years. अब मुझे बताएं कि पीच कंपनी ने फ्रेट कैरियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपकी 10 रेल कार्स यानी जो बोगियां हैं वो हमने पर्टिकुलर टाइप वाली यूज करनी है 5 साल के लिए। एसेट आइडेंटिफाइड है, पर्टिकुलर एसेट आइडेंटिफाइड है, बोलो है। कंट्रोल, लेसी के पास राइट टू कंट्रोल है, भाई यही लिखा हुआ है कि हमने चीजें भेजनी है, बस आपके 10 डिब्बे 10 बोगियां हमें चाहिए, बस ठीक है। इसका मतलब एसेट आइडेंटिफाइड भी है और लेसी के पास राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट भी है, सो इट इज अ लीज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, in a contract between customer and supplier, the supplier needs to transport goods using a particular type of rail car over 3-year period. अब supplier यानी मैंने make available rail car as part of arrangement, मैं उसको रेल कारें यानी कि वो बोगियां प्रोवाइड करता हूँ। The supplier has large supply of similar cars and engines that are available at any time to fulfill the obligation of arrangement. अब मेरे पास ना एक ऐसे यार्ड बना हुआ है, इसके अंदर ये डिफरेंट मेरे पास बोगियां और इंजन जो है वो खड़े होते हैं हर वक्त, और जो कोई बंदा कहता है कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन असल में मसला क्या है, ये बोगी मैंने इसको नहीं देनी है, ये मेरे पास ही मौजूद है और कोई नीली पीली सब्ज काली सारी हर किस्म की बोगियां मौजूद हैं, इंजन भी मौजूद हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है जी, ये देखो कि द सप्लायर
makes available the rail cars as part of arrangement. The supplier has, ये दिखाना था, the supplier has a large number of similar cars and engines that are available any time to fulfill obligations of the arrangement. The rail cars are kept at suppliers premises when they are not being used. अब जब भी इसके तरफ से फोन आना है कि भाईजान सामान पहुंचाना है तो भिजवा दें, तो कभी मैं ये डिब्बा भिजवा दूंगा, ये 10 डिब्बे भिजवा दूंगा, कभी मैं ये 10 डिब्बे भिजवा दूंगा, कभी ये इंजन भिजवा दूंगा, तो ये तो कोई आइडेंटिफाइड ना हुआ, तो ऐसे आइडेंटिफाइड नहीं है, ऐसे आइडेंटिफाइड नहीं है, तो ये लीज, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कंटेन अ लीज, द रेल कार्स यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द कस्टमर्स गुड आर नॉट आइडेंटिफाइड एसेट, सप्लायर हैज सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई अगर अपनी शादी पे नीले रंग की सबज रंग की बोगियां बुक करा ले, तो इसको पहले अगर सबज रंग की जानी भी तो अब मैं इसको लाल रंग वाली भिजवा दूंगा, या उस्मान भाई कहें मुझे तो लाल रंग वाली बोगियां ही चाहिए तो सबज रंग की मैं इसको भिजवा दूंगा, राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरे पास मौजूद है, मेरे पास इस किस्म के कई डिब्बे मौजूद हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास नहीं हो रहा। आइडेंटिफाइड अगर एक्सप्लिसिट नहीं, इम्प्लिसिट भी आप कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ से राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरे पास आ गया, मैं किसी वक्त प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, और जब मुझे 2 पैसे ज्यादा नजर आने हैं तो मैंने आपको, जरूरी नहीं मैंने आपको ही डिब्बे भेजने हैं, जो कलर का ही डिफरेंस, तुम्हें सामान भिजवाना है ना भाई, सामान तुम्हारा पहुंच जाएगा, नीले में जाए, काले में जाए, पीले में जाए, हरे में जाए, सही है, तो मेरा राइट टू सब्स्टिट्यूट मेरे पास आ गया, तो ये लीज नहीं है। ठीक है, अब जरा फटाफट आए, 2 मिनट हैं, बस 2 मिनट हैं, बस 2 मिनट दें। और सबसे पहले ये एमसीक्यूज है जनाब, टोटल जो आपने करने हैं 26। ठीक है, चेक करें जी, 26 भी वही आ गया, ये आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यही एमसीक्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये चले मैं करवा देता हूँ, ये मैंने उसमें भी नहीं करवाया, मैंने असल में सुना ना उस दिन बैठ के, जिस दिन छुट्टी हो गई थी इस लेक्चर में, तो स्टार्ट से मैंने यही सुना था, मैंने कहा यार पहला एमसीक्यू ही ये हो रहा है, बच्चे कहेंगे ओ हमने तो पढ़ा ही नहीं हुआ लीज, हमें तो लीज आता ही नहीं हो, तो शुक्र है आपको फिर मिला नहीं, वरना मैसेज करना था ना 7 के जी पहले, इसके अंदर एक टॉपिक नहीं है, 2-3 एमसीक्यूज वो वाले नहीं। खैर अब आपके लिए कोई एमसीक्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे पहला क्लास में वो होगा। ये मैं वैसे मिसाल के तौर पे एक करवा रहा हूँ, ये मैंने पहले उसमें उस रिकॉर्डिंग मैंने ये नहीं करवाया, ठीक है, विच ऑफ, क्योंकि पहले क्लास में करवा दिया था, ऐसे ही जब पढ़ाया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंडीशन सेट आउट इन IFRS 16 फॉर एन अरेंजमेंट टू बी क्लासिफाइड एज अ लीज? द लेसी हैज राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ एसेट, ये है मौजूद, कंडीशन है ना, ये है। द लीज टर्म कवर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक, नहीं 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 नहीं, ये तो बेटा एक टेस्ट है, और ये टेस्ट तो तब लगाएगा वो भी लेसर, जब पहली बात है लीज बन जाएगी। अभी तो वो क्या कह रहा है कि आपने क्या बताना है, कंडीशंस वो बताओ सेट आउट इन IFRS 16 फॉर एन अरेंजमेंट टू बी क्लासिफाइड एज लीज, पहले बताओ लीज भी है कि नहीं। तो वो बताने के लिए तो ये टेस्ट नहीं था कि लीज टर्म सब्सटेंशियली कवर करती है, तो ये तो लेसर के टेस्ट हैं, ये तो टेस्ट हैं, टेस्ट नंबर 3 ऑफ लेसर। वो पहले लीज तो बनाओ, फिर लेसर ये सवाल करके कहेगा फाइनेंस ऑपरेटिंग के लिए, ठीक है, तो ये तो क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, तो ये तो टेस्ट ऑफ लेसर है, ये रिक्वायरमेंट वाला क्राइटेरिया नहीं है। उसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंडीशंस, ये नहीं है, ये तो है। लेसर हैज सब्सटेंटिव राइट ऑफ लेसर हैज सब्सटेंटिव राइट मींस दिस इज अ लीज, लेसर हैज नॉट अ सब्सटेंटिव राइट देन दिस इज अ लीज। ध्यान से पढ़ना, क्या शरारतें करता है, तो ये भाई क्राइटेरिया लीज क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया नहीं है, ये तो लीज नहीं है, इसका क्राइटेरिया है कि लेसर के पास सब्सटेंटिव राइट है। लेसर हैज राइट टू डायरेक्ट द लेसर हैज राइट टू, अगर लेसर हैज राइट टू डायरेक्ट द यूज हुआ तो ये लीज नहीं है। और उन्होंने क्या कहा है, वो कंडीशन बताओ जो अरेंजमेंट को लीज बना दे, तो वो पहली थी, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे ही बाकी एमसीक्यूज आपने करने हैं, ठीक है, उसी 40 मिनट की रिकॉर्डिंग में हो जाएंगे, जल्दी जल्दी पहले कर लेना, तो 17-18 वैसे ही हो चुका हुआ है, और उसके साथ ही आपने IAS 38 वाला क्वेश्चन भी करना है। माजरत के साथ वो एक दिन मिस हुआ है, हमारा ना FAR 2 के अंदर इतनी गुंजाइश है ही नहीं, हम ऐसे ही हैं, कोई एक आधी छुट्टी अगर हुआ करेगी तो हम उसको ऐसे ही कवर करेंगे या एक्स्ट्रा बुलाया जाया करेगा आपको। बाकियों के अंदर तो फिर गुंजाइश होती है, वो तो सही चल जाते हैं, यहाँ पर इतनी गुंजाइश नहीं है, सिलेबस लेंथ बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना हो तो थोड़ा सा तो फिर
एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ना, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा है समझ आया, आगे भी आता रहेगा, पर आप लोगों की डेडिकेशन यही वाली चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।